अस्सलाम वालेकुम। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिन्नात और गैर मरई मखलूक़ात की पसंदीदा जगहों में से एक है, क्योंकि अस्पतालों में वो कुछ हुआ होता है जो अगर आप जान जाएं तो आपकी नींदें उड़ जाएं। इन अस्पतालों में रोजमर्रा की बुनियाद पर कई लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कुछ डेड बॉडीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें सर्द खानों में रखे कई अरसा गुजर चुका होता है। हमारे बड़े कहते हैं कि ऐसी जगहों पर दूसरी मखलूक़ात रहने लग जाती हैं जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं और कभी कभी इंसानों के रूप में हमारे सामने भी आ जाती हैं। आज की एपिसोड का पहला वाकया भी कुछ ऐसा ही है। वाकये की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सबसे माजरत चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम बाद आप सबके लिए एपिसोड लाया हूँ। कुछ चीज़ें थी, कुछ मामलात थे जिसकी वजह से मैं एपिसोड नहीं बना पाया, तो अभी मैंने फिर से काम को शुरू किया है। तो मेरी कोशिश है कि मैं वीक में 2 एपिसोड्स आप सबके लिए ज़रूर लाऊं। आप लोगों को इंतज़ार करवाया, आप लोग मेरा कंटेंट पसंद करते हैं और जो लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे उन्हें मैंने जवाब भी दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने भी मुझसे पूछा। तो उसके लिए मैं फिर से माज़रत करूंगा और आपको एपिसोड उसी तरह टाइम से मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो ये वीडियो अभी स्किप कर दें, और अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आज के एपिसोड का पहला वाकया भेजने वाले अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं करना चाहते। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, कैसे हैं आप? मैं आपका एक पुराना सब्सक्राइबर हूँ और आज अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ जिसे सुनकर आप खौफ और हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। ये वाक़या पाकिस्तान के एक नीम सरकारी अस्पताल का है। किसी वजह की बिना पर मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा। ये बात है सन 2013 की। मेरी दादी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तब वो उस हॉस्पिटल में एडमिट थी। होता ये था कि मेरी दादी के पास कभी ताया, कभी चाचू और कभी और बड़े कज़न रुक जाया करते थे। दादी को डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, उनकी हालत काफ़ी सीरियस थी। मैं भी हॉस्पिटल में चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन कभी रात गुजारने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। एक दिन शाम के वक्त चाय लेकर जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पता चला कि आज रात दादी के पास मुझे रुकना है। मैंने सबको तसल्ली दी कि परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूँगा, आप लोग बेफिक्र होकर घर चले जाएं। उस अस्पताल में दादी को एक कमरा दिया गया था जिसमें सिर्फ एक ही अटेंडेंट को रुकने की इजाज़त थी। रात 11 बजे तक तो मेरा एक करीबी दोस्त मेरे साथ रुका रहा, जिसके बाद वो भी अपने घर चला गया। मेरी दादी का ये कमरा हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर था। उस जगह के बारे में बताता चलूं कि उस कमरे से बाहर निकलते ही सीढ़ियां आ जाती थीं जो हॉस्पिटल की बेसमेंट की तरफ जाती थीं। मेरी दादी पिछले 10 दिन से हॉस्पिटल में दाखिल थीं और इन 10 दिनों में ना तो मैंने बेसमेंट से किसी को निकलते देखा और ना ही उस बेसमेंट की तरफ मुझे कोई जाता हुआ नजर आया। मैंने हमेशा उन सीढ़ियों पर अंधेरा पाया, यहाँ तक कि दिन के वक्त भी जब मेरी नज़र वहाँ गई मुझे अंधेरा ही मिला। जब मेरा दोस्त अपने घर चला गया तो मैंने सोने की बहुत कोशिश की कि कुछ देर आराम मिल सके, लेकिन अस्पताल होने की वजह से मेरी नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी। मैं काफ़ी देर बेचैन लेटा रहा। दादी को देखा तो वो गहरी नींद सो रही थी। मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए कमरे से बाहर निकलता हूँ, बाहर की हवा लगेगी तो तबीयत थोड़ी बहाल हो जाएगी। जब मैं कमरे से बाहर आया तो बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने सोचा कि एक जगह खड़े रहने से बेहतर है कि थोड़ी चहलकदमी कर ली जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वहां तक आ गया जहां कॉरिडोर ख़त्म होता था, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे ठीक उसी सीढ़ियों से एक औरत निकलते हुए दिखाई दी, जो बेसमेंट से निकलकर फ्लोर पे आते ही मेरी दादी के कमरे में चली गई, मैं जो कि उससे कुछ दूरी पर था। अब जब कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी दादी बिल्कुल उसी तरह सो रही थी जिस तरह मैं उन्हें छोड़कर गया था। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि मैंने खुद उस औरत को कमरे में दाखिल होते देखा था। फिर सोचा कि हो सकता है कि यहाँ के माहौल और थकावट की वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ हो, इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा देर नहीं रहा और मैं अपनी जगह पर वापस लेट गया। तकरीबन 1 घंटा लेटने के बाद मुझे फिर से घबराहट होने लगी। उठकर बैठा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के बाहर कोई खड़ा है, क्योंकि दरवाजे के नीचे से मुझे किसी के पाँव का अक्स नजर आ रहा था। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई बाहर आया हो
जो कमरे में आना चाहता हो। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन जो ही मैंने थोड़ा बाहर निकलकर दाएं जानिब गर्दन घुमाई तो मुझे एक औरत नजर आई जो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नर्स है और रात की शिफ्ट पर है। वो औरत मुझे देखते ही कहने लगी कि मैं आपके पेशेंट के लिए कुछ इंजेक्शंस ला रही थी जो गलती से गिरकर टूट गए हैं। अब इनके लिए दोबारा से इंजेक्शंस लाने होंगे जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। हमारा स्टॉक इस हॉस्पिटल की बेसमेंट में है, आपको मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मेरे साथ वहाँ तक जाने वाला कोई नहीं है, सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर हैं। उसकी ये बात सुनते ही मैंने फ़ौरन हामी भर ली क्योंकि एक तो वो औरत थी और दूसरा इंजेक्शंस मेरी दादी के थे जो उनको लगने बहुत ज़रूरी थे। मैंने कहा ठीक है, आप चलें, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। फिर वो औरत आगे आगे चलती रही जबकि मैं उसके पीछे चलता हुआ बेसमेंट तक आ पहुँचा। जब मैं बेसमेंट में पहुँचा तो वहाँ मुझे काफ़ी लोग दिखे जो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। वहाँ मर्द भी थे और ख़वातीन भी जो इतना मसरूफ़ थे कि किसी के पास सर उठाने का वक्त ही नहीं था। रिजवान भाई, उस बेसमेंट में इतने रास्ते थे कि बस ना पूछें। इतनी भूल भुलैयाँ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। एक रास्ता ख़त्म होता तो आगे मज़ीद 3 रास्ते शुरू हो जाते। उन रास्तों से घुमाते हुए वो नर्स मुझे काफ़ी दूर तक ले आई थी। उस जगह इतनी खामोशी थी कि मेरे कानों में बारीक सी सीटियाँ बजने लगी थीं और इंसान का तो नामो निशान तक नहीं था। हवा में एक अजीब सा खौफ। देखते ही देखते सामने एक बड़ा सा हॉल आया जिसके दरवाजे पर उस नर्स ने मुझे रुकने का कहा और ख़ुद अंदर चली गई। मैं उस दरवाजे पर काफ़ी देर रुका रहा लेकिन वो नर्स वापस नहीं आई। जब मेरे इंतज़ार की बर्दाश्त ख़त्म हुई तो मैं भी दरवाज़ा खोलकर उस हॉल में दाखिल हो गया। रिजवान भाई, जब मैं उस हॉल में पहुंचा तो देखता हूं कि सामने अजीबो गरीब से लोग खड़े हैं। उनके कद काठ तो इंसानों जैसे थे लेकिन चेहरे इंतहाई खौफनाक थे। मुझे आज भी याद है उन तमाम लोगों के होंठ नहीं थे जिसकी वजह से उनके दांत दूर से भी वाज़े नज़र आ रहे थे। और अगर मैं आपको बता दूं कि वो क्या कर रहे थे तो सुनकर आप भी खौफजदा हो जाएंगे। रिजवान भाई, उन लोगों ने मरीज के बेड पर एक जानवर लिटाया हुआ था और वो सब मिलकर उसका गोश्त खाने में मसरूफ थे। जो नर्स मुझे वहां लाई थी वो भी उनके साथ शामिल थी। इससे पहले कि वो मुझे देखते मैंने वहां से भागना बेहतर समझा। मैंने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ तो लगा दी लेकिन मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिला। मैं एक जगह से निकलता सामने मजीद रास्ते आ जाते और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं कहाँ से आया था। इसी दौरान भागते भागते मेरा दम घुटने लगा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा आता गया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, बस मुझे इतना याद है कि मैं फर्श पर गिर गया था। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में एक बेड पर था। मेरे इर्द गिर्द मेरे चाचू और कुछ कजन्स खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बेसमेंट में बेहोशी की हालत में पाया गया। रिजवान भाई, इस वाक़े के बाद हमें पता चला था कि वो बेसमेंट सन 2000 से बंद है। वहाँ ना तो कोई बिजली का कनेक्शन मौजूद है और ना ही किसी किस्म का बल्ब लगा है। कुछ वजूहात की वजह से इस बेसमेंट को वक्ती बंद करना पड़ा था जिसके बाद दोबारा बहाल ना हो सकी। वक्त गुजरता रहा और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ एक्सपायरी व्हील चेयर्स, टूटे हुए बेड्स और तमाम ऐसी चीज़ें रखना शुरू कर दी जो एक्सपायर हो जाती थी। लेकिन रात के वक्त जो कुछ मैंने वहाँ देखा था वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस वाक़े को एक बड़ा अरसा गुजर चुका है। सच बताऊं तो मेरा इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं था। ये वाक़या किसी और के साथ पेश आया होता तो शायद मैं यकीन भी ना करता, लेकिन जब खुद पर गुजरी तो पता चल गया कि ये चीज़ें वाकई एग्जिस्ट करती हैं और जहाँ इनकी मौजूदगी हो वहाँ ज़ाहिर भी हो जाती हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब जो वसीम ने भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम वसीम है और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। मैं बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं जिसका मैं नाम जाहिर नहीं करूंगा। जिस जगह मैं रहता हूं हमारे घर के ठीक पीछे एक कब्रिस्तान मौजूद है, लेकिन बताता चलूं कि इस कब्रिस्तान में अब तदफीन नहीं होती। हम गाँव वाले किसी और कब्रिस्तान में तदफीन करते हैं, जबकि ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है। इस कब्रिस्तान में कौन दफन है ये हम भी नहीं जानते। इन खामोश कब्रों पर ना तो कोई फातिहा के लिए आता है और ना ही आज तक हमने किसी कब्र पर फूल देखे हैं। इस कब्रिस्तान के साथ ही एक खुला मैदान है जहाँ शाम के वक्त
गांव के सब लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में फुटबॉल खेलते हैं। जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाकया 2018 का है, जब मैं भी इस मैदान में फुटबॉल खेलने जाया करता था। हम सब दोस्त असर के बाद इकट्ठे हो जाते और जब तक मगरिब की अजानें नहीं हो जाती थी हमारा मैच चलता रहता था। एक रोज़ हम मगरिब तक खेलते रहे। उस दिन वाला मैच बहुत ही दिलचस्प था, जिसमें एक टीम का कैप्टन मैं था जबकि दूसरी टीम का कैप्टन मेरा दोस्त बलाज था। खेलते खेलते मगरिब की अजानें हो गईं, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। मैच 2-2 से बराबर रहा। आमतौर पर जैसे ही मगरिब की अजानें शुरू होती थीं, मैच वहीं ख़त्म कर दिया जाता था और सब नमाज के लिए मस्जिद चले जाते थे। लेकिन उस दिन वाला मैच टाकरे का था। मगरिब की अजानें हो गईं, लेकिन खेल ख़त्म ना हुआ। जब लड़कों ने हल्का अंधेरा महसूस किया तो फिर आपस में ये फैसला हुआ कि आज का मैच यहीं ख़त्म कर देते हैं और कल अगला मैच शुरू करने से पहले इस मैच की पेनल्टीज होंगी, जिस पर हार और जीत का फैसला हो जाएगा। इस बात पर सबने इत्तेफाक किया और फिर सब अपने अपने घरों को चले गए, जबकि मैं और मेरा दोस्त बालाज मैच के हवाले से ऐसी गुफ्तगू में रहे कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला और अंधेरा ज़्यादा हो गया। हमने अपना फुटबॉल उठाया और बातें करते करते घर की जानिब बढ़ने लगे। हम दोनों ने कब्रिस्तान के बीच से गुजरकर घर जाना था, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो बलाज के हाथ से अचानक फुटबॉल जमीन पर गिरा और कब्रों से होता हुआ आंखों से ओझल हो गया। अंधेरा बहुत ही ज्यादा था और हर तरफ घनी झाड़ियां थीं। हम फुटबॉल छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही फुटबॉल था, जिसे ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये फुटबॉल हम ना ढूंढते तो दूसरा फुटबॉल लाने के लिए कई दिन लग जाते, जो हमें शहर से लाना पड़ता। मेरा फ़ोन घर पर था, जो आने से पहले मैं चार्ज पर लगा कर आया था। बलाज ने अपना फ़ोन निकाला और कहा कि रोशनी थोड़ी है, तसल्ली से देखते हैं, यहीं कहीं होगा। हम दोनों मिलकर उस फुटबॉल को तलाश करने लगे। रोशनी कम, अंधेरा ज़्यादा और झाड़ियाँ बहुत बड़ी हुई थीं और ऊपर से कब्रिस्तान जो खौफ का मंजर पेश कर रहा था। न बंदा न बंदे की ज़ात, सिर्फ मैं, मेरा दोस्त और वो सुनसान कब्रिस्तान। उस फुटबॉल को तलाश करते करते हम बहुत आगे आ चुके थे। हैरत की बात यह थी कि वो मामूली सा ज़मीन पर गिरा, जिसके बाद ऐसा गायब हुआ कि कहीं दिखा ही नहीं। हम दोनों बहुत हैरान थे कि ज़रा से गिरने पर आखिर कहाँ जा सकता है। इतने में बलाज मुझसे कहने लगा कि वसीम घर चलते हैं, कल सुबह आएंगे, दिन की रोशनी में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इस वक्त हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने बलाज की इस बात से इत्तेफाक किया क्योंकि वहाँ एक अजीब सा खौफ था। लेकिन जो ही हमने अपने कुछ कदम बढ़ाए, हमें फुटबॉल की आवाज़ आई, जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई फुटबॉल से खेल रहा हो, क्योंकि ये आवाज़ बिल्कुल फुटबॉल की ज़मीन पर टकराने जैसी थी। इस आवाज़ को सुनते ही हम फौरन अपनी जगह पर रुककर इधर उधर देखने लगे। ये आवाज़ अब मुसलसल आने लगी थी, जिसे सुनकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जो कोई हमारे फुटबॉल से खेल रहा है वो हमसे थोड़ा फासले पर है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि रात के अंधेरे में सुनसान कब्रिस्तान के अंदर कौन फुटबॉल खेलेगा। इससे पहले के बात बढ़ती, हमने घर की जानिब चलना शुरू किया और चलते चलते कब्रिस्तान का काफ़ी हिस्सा तय कर लिया। रिजवान भाई, जैसे ही कब्रिस्तान ख़त्म हुआ, हमें एक बहुत भारी आवाज़ आई जिसमें कहा गया कि रुक जाओ। इस आवाज़ को सुनते ही हम दोनों अपनी जगह पर रुक गए, लेकिन ये आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि हम पीछे मुड़कर ना देख सके। हम जैसे ही रुके तो किसी ने भारी आवाज़ में हमें कुछ ऐसे बोला, अपनी अमानत लेकर जाओ। और ठीक इसी के साथ किसी ने हमारा वही फुटबॉल हमारी तरफ फेंका जो कुछ देर पहले गुमा था। फुटबॉल बिल्कुल हमारे साथ से होता हुआ वहां जाकर रुका जहां मेरा घर शुरू होता था। हम समझ गए थे कि इस वक्त हमारे पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि गैर मरई मखलूक है, इसलिए हमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और खामोशी से अपने घरों को चले गए। इस वाक़े के बाद मैं तो ठीक रहा था, लेकिन मेरे दोस्त बलाज को 3 दिन तक बुखार रहा था। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद जब वो मुझे मिला तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जो उस वक्त मुझे पता चल जाती तो शायद मैं कब्रिस्तान में डर कर चीख उठता और मामला शायद ज़्यादा बिगड़ जाता। बलाज ने मुझे बताया कि उस रात जब हम वापस आ रहे थे तो जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो फुटबॉल उसके हाथ से गिरा नहीं था, बल्कि किसी ने खींच कर गिराया था, क्योंकि उस मखलूक के हाथ ने बलाज को छुआ था, जिस पर बलाज का कहना था कि उसका हाथ बहुत गर्म था, ऐसे जैसे आग का बना हो। ये मेरी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या है, इसे अपनी एपिसोड में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड लाया करें।
मैं आज के वाकयात भेजने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी एपिसोड का हिस्सा बने। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद एपिसोड्स मैं आप सबके लिए लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।